Hello students, welcome back to another unit of engineering chemistry and ये यूनिट नंबर सेकंड होने वाला है आपका। एंड यूनिट नंबर 1 के वन शॉट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सो आई होप, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ही प्यार देंगे इस यूनिट पे भी। सो ये वीडियो आपका सॉफ्टनिंग मेथड और बॉयलर प्रॉब्लम्स के ऊपर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बॉयलर के ट्रबल्स क्या होते हैं, लाइक स्लज हो गया, स्केल हो गया, प्राइमिंग एंड फोमिंग, बॉयलर कोरोजन, कॉस्टिक इम्ब्रिटमेंट एंड सॉफ्टनिंग मेथड, जैसे लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होने वाला है एंड इसमें मैं कंप्लीटली आपका यूनिट नंबर 2 कवर करा दूंगा विथ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल। सो प्लीज आप अपना इम्पॉर्टेंट टाइम हमें दीजिएगा एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका 20 से 25 मिनट मैं खराब नहीं होने दूंगा एंड आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाओगे। सो बाकी चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यूनिट नंबर सेकंड, इसमें मैंने आपका पूरा सेम टू सेम आपका पूरा सिलेबस चिपकाया हुआ है, दैट्स व्हाई ये पूरा फुल लेक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा यूनिट नंबर हो गया वाटर एनालिसिस वाला, ठीक है। अब यूनिट नंबर सेकंड ये पूरा डिपेंड है किस पे, बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग मेथड। सो बॉयलर के प्रॉब्लम कौन कौन से हैं पहले समझ लो। स्केल, स्लज आता है, स्केल आता है, प्रीमिंग, फोमिंग, बॉयलर कोरोजन, कॉस्टिंग, इम्ब्रिटमेंट, ठीक है। इम्ब्रिटमेंट जो है ये 4-5 चीजें आती हैं। एंड सॉफ्टनिंग के मेथड क्या है, लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज मेथड। एंड इनसे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। बॉयलर ट्रबल्स से होने वाला है, ठीक है। सो अब टॉपिक है बॉयलर ट्रबल्स। सो इसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, स्लज एंड स्केल। सो पहले स्केल एंड स्लज दोनों पढ़ते हैं। तो देखो स्केल क्या होता है भाई, स्केल का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझो। ये हार्ड होता है, स्टिकी डिपॉजिट जो बॉयलर वॉल्स पे चिपक जाता है। देखो जैसे सपोज आपका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आपका क्या है, आप ये समझो आपका मतलब स्लज एंड स्केल। तो ये क्या है, ये आपका बॉयलर वॉल्स है। तो ये वॉल्स है, यहाँ पे आपका स्लज का वो स्केल क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। यहाँ चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है एंड बहुत सारा नीचे जम जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, CaSO4, CaCO3, MgOH2 एंड हाई टेम्परेचर पे सॉल्ट प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो प्रिसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हीट ट्रांसफर कम होता है, फ्यूज ज्यादा लगेगा, बॉयलर ट्यूब ओवरहीट हो सकता है और उससे क्या हो सकता है, ब्रस्ट भी हो सकता है। तो ये होता है। एंड इसके प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन बहुत सारे हैं, 3 लिखे हैं हमने। वो सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए, ब्लो डाउन प्रोसेस होना चाहिए एंड केमिकल का ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब जहां आपको स्लज या स्केल दिखे तो आप तो सीधा सीधा चीजें, पहले स्केल में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कि ये भाई हार्ड होता है, स्टिकी डिपॉजिट जो बॉयलर के वॉल्स पे चिपक जाता है। कॉज क्या है, CaSO4 है, CaCO3 है, MgOH है। इसकी प्रॉब्लम कौन कौन सी है, हीट ट्रांसफर कम करता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर कम होती है, फ्यूल ज्यादा लगेगा, बॉयलर ट्यूब ओवर हीट होकर बस्ट हो सकता है, ठीक है। ब्रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रस्ट हो सकता है। एंड प्रिवेंशन क्या है, आप क्या करो, सॉफ्ट वाटर यूज करो, ब्लो डाउन प्रोसेस क्या करो, ब्लो डाउन प्रोसेस, केमिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें यूज करना। एंड हमारा स्लज एंड स्केल में हमें लगता है हम स्लज खा चुके हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रीमिंग एंड फोमिंग आ गया, बट मैं आपको स्लज समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब स्लज समझोगे क्या होता है, देखो स्लज क्या होता है, स्लज का डेफिनेशन समझो। सॉफ्ट होता है, लूज डिपॉजिट जो बॉटम में कलेक्ट होता है, जैसे आपका टंकी होगा, पानी का टंकी होगा, उसमें बहुत सारा काई वाई कलेक्ट होता है, तो ये बॉटम में कलेक्ट होता है, ठीक। इसके कॉज क्या है, MgCl2, MgSO4 जैसे सॉल्ट। इसका रिमूवल क्या है, ब्लो डाउन से इजीली निकल जाता है। इसमें डिफरेंस याद रखना, जो हमारा स्केल होता है, स्केल और स्लज में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस याद रखना है। स्केल हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, और जब स्लज हमारा सॉफ्ट होता है। स्केल कहाँ पे होता है, वॉल्स पे होता है, और जो हमारा स्लज है वो कहाँ पे होता है, बॉटम में होता है। आई होप स्लज एंड स्केल दोनों क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियोस को
फिर से पीछे कर लो एंड प्लीज एक बार कोशिश करो समझने की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मतलब टॉपिक तो अपन का बॉयलर ट्रबल से चल रहा है एंड अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीमिंग एंड फोमिंग। सो प्रीमिंग एंड फोमिंग समझो। तो देखो प्रीमिंग क्या होता है, बॉयलर वाटर को ड्रॉपलेट्स स्टीम के साथ बाहर बाहर आ जाते हैं। मतलब जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना स्टीम के साथ, जैसे आप ये समझो कि बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर बॉयलर हुआ, सपोज एग्जांपल समझाता हूँ, कुकर है, कुकर की सीटी ऊपर हुई, मतलब उसको बॉयलर समझो आप, ठीक है, कुकर है, कुकर की सीटी आई, तो कहीं कहीं आपको वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते होंगे वो स्टीम के साथ बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा पानी ज्यादा आ जाता है। अगर जैसे स्टीम बनी कुकर के अंदर, आपका कुकर के अंदर चावल चढ़ा हुआ है या दाल चढ़ा हुआ है या कुछ भी चढ़ा हुआ है, पानी ज्यादा हो गया तो स्टीम बनेगी। क्या स्टीम बनेगी आपके कुकर के अंदर, कुकर के अंदर स्टीम बनेगी एंड जब वो स्टीम रिलीज करेगा देन क्या होगा कि जो आपका कुछ एक्स्ट्रा वाटर होगा वो आपके स्टीम के साथ ड्रॉपलेट्स बन के बाहर निकलता है। तो यही चीज समझो, ठीक है, बाहर आ जाता है। रीजन क्या होता है, हाई वाटर लेवल, जैसे कि मैंने समझाया, आपका हाई प्रेशर होता है और सडन बॉइलिंग होती है। इफेक्ट क्या होता है, स्टीम वेट हो जाती है और टरबाइन डैमेज हो जाता है। अब ये टरबाइन नरबाइन ये कहाँ से आ गया, ये बॉयलर पे आ गया। और मैंने आपका एग्जाम्पल क्या समझाया, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कुकर का। आई होप प्रीमिंग क्लियर होगा। प्रीमिंग प्रीमिंग एक चीज से याद रखो कि जैसे ही हमारा मतलब रीजन क्या है, सबसे पहले समझो कि अगर प्रीमिंग होती है तो क्या होगा कि जो हमारा बॉयलर होगा, बॉयलर में जो वाटर होता है वो ड्रॉपलेट के साथ बाहर आ जाता है। किन कारण की वजह से वाटर बाहर आता है, एक तो आपका हाई वाटर लेवल, मतलब आपका वाटर ज्यादा डला होगा, हाई प्रेशर बना होगा, या सडन बॉइलिंग की वजह से। इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारी जो स्टीम होती है वो वेट हो जाती है और टरबाइन डैमेज होता है। वेट माने यहाँ पे क्या होता है, गीला हो जाता है। स्टीम मतलब जो हमारी स्टीम होती है वो क्या हो जाती है, पानी की वजह से गीली हो जाती है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ हो। अब समझो फोमिंग क्या, फोमिंग मतलब बॉयलर वाटर के ऊपर फॉर्म बन जाता। इसमें फॉर्म क्या, फॉर्म मतलब क्या होता है, झाग बन जाता। जो बॉयलर वाटर होता है, बॉयलर वाटर के ऊपर क्या बन जाता है, झाग बन जाता है। इसके कारण क्या है, ऑयल हो गया आपका, सोप लाइक सब्सटेंस हो गया और हाई एल्कनिटी हो गई। ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट आता है या ऑयल रिमूवल से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको मैंने प्रीमिंग एंड फोमिंग अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉयलर का क्रूजन। सो बॉयलर क्रूजन हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे अभी अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन समझो, बॉयलर मेटल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। कोरोजन मतलब आप ये समझो, आपने मतलब जो आपका लोहा होता है उसमें कोरोजन लग जाता है। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, मेरे को थोड़ा सा हिंदी वर्ड्स में प्रॉब्लम है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, नहीं काई तो नहीं बोलते हैं, एक मिनट। तो कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना। ठीक है, देखो मुंह पे रहते हैं वर्ड्स बट निकलते नहीं कभी कभी। ठीक है, सो जो हमारा बॉयलर मेटल होता है उसको क्या कर देता है, कोरोजन धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसको कारण क्या है, डिजोल्व्ड O2। इसका रिएक्शन क्या होता है, 4Fe प्लस 2H2O प्लस O2। तो ये क्या बनता है, 2Fe2। मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ, 2Fe2O3 ये बनता है। ठीक है, अब CO2 कार्बोनिक एसिड बनता है मेटल अटैक के लिए, एसिड्स बनते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन समझो, प्रिवेंशन क्या है इसके, तो इसके प्रिवेंशन क्या, सबसे पहले आपका डेरेशन है। जो ये किस लिए यूज किया जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका मतलब ये इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो आपकी मतलब रिमूविंग डिजॉल्व गैसेस होती हैं, जो आपकी ये गैसेस होती हैं, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए डेरिवेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इसमें आपको बहुत सारी चीजें मतलब अच्छे से करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके, जैसे मतलब ये इसका डेफिनेशन आप सीधा सीधा समझो, रिमूवल ऑफ एयर या गैस फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, कॉमन यूज कहाँ होता है, बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, इस चीज का बता रहा हूँ, डेरिएशन का बेनिफिट बता रहा हूँ आपको। ये सारी डेरिएशन की बात चल रही है। एंड इसके बेनिफिट क्या, प्रिवेंट्स कोरोजन, इंक्रीज सिस्टम लाइफ लाइन एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड आपका NaSO3 यूज किया जाता है प्रिवेंशन के लिए एंड प्रॉपर पीएच कंट्रोल किया जाता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है फोर्थ नंबर पे, जो है हमारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो थोड़ा सा पता नहीं क्या ही हो जाता है एम्ब्रिटलमेंट के लिए। सो पहला
जो आपका डेफिनेशन है वो समझो कि आपका जो बॉयलर स्टील ब्रिटल होता, जो बॉयलर होता है उसका जो स्टील है वो क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है और क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, देखो अब मेरे पास डायग्राम्स तो नहीं है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप डायग्राम जरूर करके जाएं, बिकॉज मैं तो डायग्राम नहीं कर पाया, बिकॉज पूरी पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है। तो प्लीज आप लोग डायग्राम जरूर करें। ठीक है, इसका कॉज क्या होता है भाई? सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaH एंड AOH, ये मेटल के ग्रेन बाउंड्रीज पर अटैक करता है। जो हमारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है ये कहाँ अटैक करता है? ये मेटल के ग्रेन बाउंड्रीज पे अटैक करता है। ठीक है, और आपका रिएक्शन समझो, रिएक्शन समझ लो। पहला क्या है? Na2CO3 जो क्या बनाता है? NaOH का फॉर्मेशन बनाता है। एंड आपका प्रिवेंशन क्या? प्रिवेंशन समझो, सोडियम फास्फोट यूज होता है, सोडियम फास्फोट यूज होता है। एंड प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट बाद आपका क्या होना चाहिए? पीएच कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ेंगे, इसका एक शॉर्ट समरी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, शॉर्ट समरी समझो। अब इसका शॉर्ट समरी समझना आपका एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। देखो हमारे पास ये ट्रबल लिखी हुए हैं कि कौन कौन से हमें बॉयलर के ट्रबल्स यूज होते हैं या आते हैं, मतलब। ठीक है, पहला आता है स्लज। स्लज में मेन कॉज क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, ये इसका रिजल्ट क्या होता है? हीट ट्रांसफर कम कर देता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज हमें क्या पढ़ना है? स्लज। स्लज में क्या होता है? सॉफ्ट सॉल्ट होते हैं, एंड ये क्या करते हैं? ये हमें क्या करते हैं? ये बॉटम डिपोजिट कर देते हैं। ठीक है, प्रीमिंग में क्या होता है? कैरी ओवर ऑफ वाटर, वेट स्टीम हो जाती है। फोमिंग में क्या होता है? ऑयल एंड एल्कनिटी, ये फॉर्म फॉर्मेशन के लिए का रिजल्ट देता है। कोरोजन ऑक्सीजन एंड CO2 मेटल को डैमेज कर देता है। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट में NaOH, एंड इसमें क्या आ जाते हैं? क्रैक आ जाते हैं। आई होप अब आपको ये मतलब आपका जो बॉयलर से रिलेटेड जो जितने भी ट्रबल्स हैं, जैसे स्केल, स्लज, प्रीमिंग, फोमिंग, कोरोजन एंड कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टनिंग मेथड से। तो सॉफ्टनिंग मेथड, इसमें हमें 3 प्रकार के सॉफ्टनिंग मेथड पढ़ने हैं। पहला हमारा लाइम सोडा, लाइम सोडा के बाद आपको जियोलाइट भी पढ़ना है, एंड जियोलाइट के बाद आपको क्या पढ़ना है? ion exchange method. So there are 3 softening methods. First is lime soda, second is zeolite, and third is ion exchange. So सबसे पहले वाटर सॉफ्टनिंग मेथड समझते हैं। हार्डनेस को 3 प्रकार से रिमूव किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। पहला आपका लाइम सोडा है, जियोलाइट है, एंड आयन एक्सचेंज है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे लाइम सोडा के मेथड। ठीक है, लाइम सोडा मेथड पढ़ेंगे अब। ठीक, अब देखिए, जो आपका लाइम सोडा होता है इसको बारी बारी से पढ़ेंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो लाइम सोडा का प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्ड वाटर में क्या होता है कि हार्ड वाटर में लाइम और सोडा ऐड करते हैं। ठीक है, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस को इनसॉल्युबल प्रिसिपेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो सीधी बात है कि जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें लाइम, लाइम मतलब CaOH का होल ट्वाइस, और सोडा मतलब Na2CO3 का होल थ्राइस। ठीक है, इसमें क्या हम हार्ड वाटर में लाइम को ऐड कर देते हैं एंड सोडा को ऐड कर देते हैं, या फिर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को इनसॉल्युबल पार्टिसिपेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप प्रिंसिपल तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया है मैंने। ठीक है, इसकी रिएक्शन समझो। देखो ये जो रिएक्शन है ये तो भाई आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ना इसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज काम आएगी, ना इंग्लिश लैंग्वेज काम आएगी, ना कुछ काम आएगा। देखो इसमें टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस से क्या बना? 2CaCO3 प्लस 2H2O। ठीक है, ये बना। एंड ऐसे फॉर मैग्नीशियम के लिए है, एंड यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस ये दी गई है, CaSO4 प्लस Na2CO3, CaCO3 बना प्लस Na2SO4 बन गया, MgCl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस से क्या बना? MgOH का होल ट्वाइस, CaCl2 प्लस Na2CO3 CaCO3 बन गया। इसके एडवांटेज समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है? चीप होता है, लार्ज स्केल पे यूज होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? स्लज ज्यादा बनता है और प्रोसेस स्लो होती है। ठीक है, जो लाइम सोडा है उसके एडवांटेज क्या है कि चीप होता है और लार्ज स्केल पे यूज होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? स्लज ज्यादा बनता है भाई लाइम सोडा मेथड में, एंड प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है? जियोलाइट मेथड। जियोलाइट मेथड क्या होता है? जियोलाइट मेथड देखो, इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं
कि हार्ड वाटर को सोडियम जियोलाइट मतलब Na2Z आपका क्या होता है, जियोलाइट होता है, इससे पास करते हैं, या तो CaCO सॉरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिप्लेस करके सोडियम दे देते हैं। देखो Na मतलब होता है आपका सोडियम और Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो देखो दो चीजें मैंने लिखी हैं कि या तो आप हार्ड वाटर को सोडियम जियोलाइट से पास कर सकते हो, या अगर आप ये भूल गए तो आप ये रखो कि आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिप्लेस करके क्या कर सकते हो, सोडियम दे सकते हो। तो देखो कैल्शियम ये है, प्लस यहाँ पे आपको सोडियम जियोलाइट दिया गया है, तो इससे हमारा क्या बन गया, CaZ प्लस 2Na मतलब 2 सोडियम। ठीक है, रीजनरेशन क्या हुआ इसका, जब जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाए तो CaZ प्लस 2NaCl से क्या बना, NaZ2 एंड CaCl2, तो ये हमारा सोडियम जियोलाइट बन गया एंड ये CaCl2 बन गया। ठीक है, आयु क्लियर हो गया होगा। एंड एडवांटेज क्या है इसके, सिंपल है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें कोई स्लज नहीं बनता। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है टर्बिड वाटर ट्रीट नहीं कर सकता है एंड एसिडिक वाटर के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। देखो जियोलाइट ना बहुत सिंपल प्रोसेस है, इतना ध्यान रखना। आप ये याद रखो कि आपको सोडियम जियोलाइट पास करते हैं, वाटर हार्ड वाटर से सोडियम जियोलाइट को पास करते हैं, या तो आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, सोडियम रिप्लेस कर सकते हो, एंड बहुत ईजी है ये। ठीक, अब हमारा जो थर्ड है वो क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड। सो आयन एक्सचेंज मेथड जो है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, रिसाइंस यूज करते हैं जो आयंस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो कैटायंस एनायंस, तो कैटायन एक्सचेंज रिसाइंस R और H, कैल्शियम Mg मैग्नीशियम को रिमूव करता है, देखो 2RH कैल्शियम, तो 2Ca R2Ca प्लस 2H ये बन गया। एनायंस एक्सचेंज रिसाइन, तो Cl निगेटिव SO4 का पावर -2 रिमूव करता है, सो ROH प्लस Cl निगेटिव RCl प्लस OH निगेटिव ये बन गया। ठीक है, तो इसका फाइनल वाटर ऑलमोस्ट डीमिनरलाइज्ड होता है। ठीक है, इसके रीजनरेशन क्या, कैटायंस रिसाइन मतलब HCl या H2SO4, और एनायंस में रिसाइन है NaOH। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट इसके एडवांटेज समझो। इसका एडवांटेज क्या है, ये वेरी वेरी प्योर वाटर होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्योर वाटर होता है, ऑल टाइप ऑफ हार्डनेस यहाँ पे रिमूव हो जाती है जो आपका आयन एक्सचेंज मेथड है इसमें। बट ये इसके डिसएडवांटेज है, ये कॉस्टली है एंड इसके लिए स्किल्ड ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्ड बंदा है तो इसमें आप ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक, सो ये था। एंड अब मैं इसका एक क्विक कंपैरिजन बता देता हूँ कि जो हमारा लाइम सोडा है, लाइम सोडा जो इसका केमिकल यूज क्या होता है, CaHO का होल ट्वाइस एंड NH2CO3, इसका आउटपुट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। जियोलाइट में क्या होता है, सोडियम जियोलाइट का यूज किया जाता है केमिकल यूज के लिए, एंड आउटपुट वाटर क्या होता है, सोडियम रिच सॉफ्ट वाटर होता है एंड इसका कॉस्ट मीडियम होता है। आयन एक्सचेंज में रिसाइंस होते हैं एंड इसको डीमिनरलाइज्ड किया जाता है, इसके बाद इसका डिमिनरलाइज्ड वाटर के बाद इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है भाई। ठीक है, ये आपका क्या था, मैंने आपको सॉफ्टनिंग मेथड पढ़ा दिए हैं। पहला लाइम सोडा मेथड, एंड सेकंड इज आपका जियोलाइट मेथड, एंड थर्ड इज लाइम आयन एक्सचेंज मेथड। सो ये तीन हो चुके हैं। अब हम इसके क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हम अब इसके क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स देखने वाले। सो न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल्स है लाइम रिक्वायरमेंट। सो देखो एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि एक आपके पास वाटर सैंपल है जिसमें Ca ब्रैकेट HCO3 ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस 162 mg पर लीटर है। ठीक है, एंड MgHCO3 का होल ट्वाइस आपके पास 146 mg पर लीटर। फाइंड क्या करना है हमको, लाइम रिक्वायर्ड करना है। ठीक है, सो कन्वर्ट करेंगे CaCO3 को इक्विवेलेंट में। सो ये आपका फॉर्मूला है, आप अच्छे से देख लीजिए। CaCO3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन mg पर लीटर इंटू 50 एंड अपॉन मोलिकुलर वेट। सो ये आपका फॉर हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस इसके लिए निकालना है, एंड इसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, 162 होता है। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू दी गई है, देखो ये हमारे पास ऊपर वैल्यू दी गई है 162 हमें गिवन है mg पर लीटर इंटू 50, एंड 162 हमारा मॉलिकुलर वेट है। सो 162 से 162 आप काट सकते हो डायरेक्टली, सो हमें यहाँ पे 50 मिल जाएगा, एंड फिर आपका
CO3 के लिए निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 146 होता है। एंड देखो आप इसका MgH ऐसे, मतलब देखो मैंने ये डायरेक्टली आपको क्या किया है, 162 सबका है, जैसे Ca का हो गया प्लस H का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया प्लस CO3 ऐसे किए हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आप सोचिए भैया ये कैसे आ गया 162, तो ये कंबाइन करके लिखे गए हैं, ठीक है। तो 160 से 160 गया तो ये 50 हो गया। तो टोटल टेम्पररी हार्डनेस कितनी आ गई, 50 एंड 50 कितनी हुई, 100 mgl एस CO3। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में होगा। अब लाइम की रिक्वायरमेंट है। तो लाइम की रिक्वायरमेंट देखो, इसमें हमें क्या करना है, लाइम को रिमूव करना है। तो 1 मोल लाइम दिया गया है CaHCO3 का होल ट्वाइस के लिए, एंड इसमें 2 मोल दिया गया है। तो लाइम की रिक्वायरमेंट क्या है, CaCO3 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaHO2 अपॉन 50। तो इसका कितना होगा, 74 होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना तो 74 आएगा। कैल्शियम Ca का हार्डनेस देखना तो 50 से 50 गया तो 74 mg पर लीटर, एंड mg हार्डनेस देखेंगे तो 50 से 50 गया, एंड 74 इंटू 2 कर देंगे तो 148 आ जाएगा। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा, लाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, 222 mg पर लीटर। 74 प्लस 148 को ऐड करोगे तो 222 आएगा, ठीक है। नाउ अब है सोडा का रिक्वायरमेंट, दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास। सोडा का रिक्वायरमेंट हमारे पास। सो परमानेंट हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होती है एज CaSO4 का 100 CaSO4 हमें कितना दिया गया, 136 mg पर लीटर। हमें क्या फाइंड करना, सोडा एस रिक्वायरमेंट। तो कन्वर्ट करेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट में। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, फाइंड करने में कितना है, 136। तो 136 से 136 आएंगे, डिवाइड मतलब कट कर देंगे तो हमारे पास 50 आएगा। एंड सोडा का रिक्वायरमेंट ये है। तो सोडा के रिक्वायरमेंट में CaCSO3 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 अपॉन 50। सो NaCO3 का जो आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आपको क्या निकलेगा, 106 निकलेगा टोटल करने पे। तो 50 से 50 कट जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर 50 दिया, मतलब यहाँ 50 है, एंड CaCO3 इक्विवेलेंट हमारा 50 है, तो 106 ये हो जाएगा एंड 50 वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या निकला था, उसको हमने कन्वर्ट किया था। लेकिन हमें क्या चाहिए, सोडा का रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हमारे पास कितना है, 106 mg पर लीटर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब आप एग्जाम का ट्रिक बता देता हूँ आपको कि लाइम रिमूव करता है क्या, हमारा टेम्पररी हार्डनेस प्लस mg सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट। और सोडा क्या रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस, रिमूव परमानेंट Ca हार्डनेस, ठीक है। तो कैल्शियम हार्डनेस रिमूव करता है, ठीक है। तो बाकी यही था हमारा यूनिट नंबर 2, एंड अब मिलते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे। सो अब कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्लीज अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज जरूर से जरूर इनको अच्छा लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। एंड